दोस्तों बीते कुछ सालों के अगर भारत के द्वारा खरीदे गए हथियारों के लिस्ट को देखा जाए तो रशिया से हटके भारत के द्वारा बड़े मात्रा में हथियार अमेरिका और यूरोप के देशों से भी परचेज किया गया है और इन हथियारों में ज्यादातर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जैसे हथियार ही है। और दोस्तों इन हथियारों को केवल मात्र परचेज नहीं किया गया बल्कि भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है, जिससे कि अमेरिका और यूरोप की कंपनी इस बात को लेकर काफी अधिक पॉजिटिव है कि शायद आने वाले समय में और अतिरिक्त मात्रा में ऐसे हथियारों को भारत के द्वारा खरीदा जाए। दोस्तों ऐसे हथियारों में भारत की तरफ से खरीदा गया और भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है। आप लोगों को पता होगा कि भारत की तरफ से ऐसे करीबन 56 एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है, जिनमें से 16 एयरक्राफ्ट तो डायरेक्टली एयरबस के स्पेन फैसिलिटी से बन के मिलेगा, लेकिन बाकी के 40 एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत में एक बहुत बड़े फैसिलिटी को तैयार किया जा रहा है। फैसिलिटी असल में टाटा और एयरबस दोनों के द्वारा ज्वाइंटली बनाया जा रहा है और इसे लेके एयरबस कंपनी को एक्सपेक्ट था कि 40 के बाद शायद और अतिरिक्त मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा और इसी कारण के वजह से ही इस फैसिलिटी को लेके एयरबस कंपनी भी काफी अधिक पॉजिटिव था। पर दोस्तों अब एयरबस कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संकेत आ रहा है उससे साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि शायद 40 के बाद और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा परचेस ना किया जाए और अगर परचेस किया भी जाता है तो शायद इतना अधिक संख्या में नहीं, मतलब केवल मात्र 10-12 के संख्या में ही अतिरिक्त C295 एयरक्राफ्टों को भारत परचेस करे। दोस्तों करीबन 56 C295 एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद माना जा रहा था कि शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अतिरिक्त C295 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाए और उसका इस्तेमाल करके कम से कम इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से 50 एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाए। इंडियन एयरफोर्स के करंट बेड़े को अगर देखा जाए तो यहाँ से 57 हॉकर सिडली HS-748 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए यही 56 एयरबस C295W एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब करीब 103 एंटोनोव AN-32 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जिनमें 53 एयरक्राफ्ट एंटोनोव AN-32 RE मतलब पुराने वेरिएंट है। अब माना जा रहा था कि शायद इन एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए कम से कम 50 और अतिरिक्त C295 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा और इसका संभावित ऑर्डर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भारत में शुरू होने के बाद दिए जाने का आशा था। पर दोस्तों इस आशा के ऊपर पानी तब फिर गया जब इंडियन एयरफोर्स के तरफ से MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक नया टेंडर जारी किया गया। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत कम से कम 80 ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा जो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करेगा। और दोस्तों पानी फिरने का बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि MTA ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर जारी करने के बाद एडिशनल C295 एयरक्राफ्टों के संभावनाएं संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। हालांकि दोस्तों अगर एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा जाता है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि एक भी और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों का ऑर्डर नहीं होगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 40 एयरक्राफ्टों को भारत में बनाने के अलावा शायद और 15 से 20 ऐसे एयरक्राफ्टों को बनाया जा सकता है, जिनमें कुछ संख्या का एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए होगा जबकि कुछ संख्या का एयरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होगा। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों ही C295 एयरक्राफ्टों के प्लेटफॉर्म के बेस पे बने हुए मल्टी रोल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों को लेके काफी अधिक इंटरेस्टेड है और शायद जल्द ही इन एयरक्राफ्टों को मल्टी रोल मैरीटाइम पेट्रोल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद कुछ संख्या में ऐसे एयरक्राफ्टों को लेके ऑर्डर प्लेस किया जाए। पर एयरबस कंपनी जो सपना देख के बैठा था कि 40 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के बाद कम से कम और 50 ऐसे एयरक्राफ्टों को लेके ऑर्डर मिलेगा जिससे कि एयरबस कंपनी के ऑर्डर की संख्या 100 से अतिरिक्त होगा, वो आशा एक तरीके से अब चूर चूर हो चुका है। और ऊपर से दोस्तों MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर में भारत की तरफ से ऐसे शर्तों को रखा गया है जिसमें C295 एयरक्राफ्ट एटलीस्ट फिट नहीं बैठता है। इस टेंडर के अंतर्गत जिन 80 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा वो केवल मात्र भारत में मैन्युफैक्चर होना नहीं है बल्कि एयरक्राफ्टों का क्षमता जो है वो भी 18 से लेके 30 टन के दरमियान का होना चाहिए, जबकि C295 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसके पेलोड क्षमता केवल मात्र 7 टन से लेके 9.5 टन के दरमियान है। मतलब किसी भी तरीके से ये जो एयरक्राफ्ट है ये MTA एयरक्राफ्टों के टेंडर में तो फिट नहीं बैठता है। जबकि दोस्तों एयरबस कंपनी को अपने A400M एयरक्राफ्टों को लेके भी इस टेंडर में संभावनाएं कम दिख रहा है, क्योंकि A400M एयरक्राफ्टों के भी जो पेलोड क्षमता है वो 37 टन है जो कि टेंडर के रिक्वायरमेंट के बाहर है। अब ऐसे में एयरबस कंपनी की तरफ से लगातार प्रयास तो किया जा रहा है कि कैसे भी करके भारत को एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके मनाया जाए और दोस्तों इसके लिए हाल ही में एयरबस कंपनी की तरफ से A400M एयरक्राफ्टों के एक लॉजिस्टिक पार्टनर के रूप में भारतीय कंपनी को चुनने का इरादा बनाया जा रहा है, जिससे कि भारत कम से कम एयरक्राफ्टों को लेके इंटरेस्टेड हो और टेंडर में फेरबदल करके एयरबस कंपनी को भी टेंडर में मौका दे। हालांकि दोस्तों माना जा रहा है कि टेंडर में फेरबदल के संभावनाएं कम है, लेकिन अगर A400M जैसे एयरक्राफ्टों के तहत भी भारत आगे बढ़ता है तो शायद एडिशनल कुछ ऑर्डर के तहत इसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि दोस्तों 103 एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए केवल मात्र 80 एयरक्राफ्टों खरीदने का बात कहा गया है, जिनमें फिलहाल अभी भी करीब 23 एयरक्राफ्टों का संभावनाएं बचा हुआ है। दोस्तों एक
तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C295 एयरक्राफ्ट और अन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को लेकर अलग अलग प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन आर्म फोर्स मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फिलहाल ध्रुव हेलीकॉप्टरों के क्रैश को लेकर भी काफी अधिक परेशान है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ महीनों के अंदर ही 3 अलग अलग ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, जिनमें एक आर्मी का, एक नेवी का और एक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर था। और अब दोस्तों बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में जो फॉल्ट है उसे भी दूर करने का तैयारी कर लिया गया है, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके का ऐसा दूसरा हादसा रिपीट ना हो। अब दोस्तों नेवी के जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके बाद ही एक तरीके से आर्म फोर्सेस के बेड़े से ध्रुव हेलीकॉप्टरों को ग्राउंडेड कर दिया गया था, और उसके बाद एक तरीके से ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर के क्रैश के पीछे क्या कारण है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कारण के स्वरूप हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम कंट्रोल रॉड को देखा जा रहा है, और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन रॉडों के ही कुछ खामियों के कारण हेलीकॉप्टर में ऐसे मैल फंक्शनिंग हो रहा है। रिपोर्ट में दोस्तों अब ये भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है इसके बेड़े से अब एल्युमिनियम कंट्रोल रॉड्स को हटा दिया जाएगा, और उसके बाद इसमें स्टील कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल होगा। फिलहाल दोस्तों कई तरीके के टेस्ट फ्लाइट और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ताकि संपूर्ण रूप से इसके खामी को जांचा जा सके। पर इन टेस्ट फ्लाइट और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि हेलीकॉप्टर में जो एल्युमिनियम कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल हो रहा है वो 100 घंटे के फ्लाई के बाद फिर से टेस्ट से गुजारे जाना आवश्यक है, और हर बार ऐसे हेलीकॉप्टर को केवल मात्र 100 घंटे फ्लाई करने के बाद टेस्ट करना फिलहाल मुश्किल हो सकता है, और शायद इसी कारण से एल्युमिनियम कंट्रोल रॉड्स के ही रिप्लेसमेंट को लेकर सोचा जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ अधिकारियों की तरफ से मीडिया को यह भी जानकारी दिया गया है कि जल्द ही इसके रिप्लेसमेंट के काम शुरू कर दिया जाएगा, और एल्युमिनियम रॉड के मुकाबले में स्टील के जो रॉड होता है वो मेंटेनेंस के लिए और आसान भी होता है। ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि एक बार आर्म फोर्सेस की तरफ से ये नए रॉड्स के साथ हेलीकॉप्टरों को एक्सेप्ट करने के बाद करीब करीब 1 साल लग जाएगा इन हेलीकॉप्टरों में नए रॉडों को लगाने को लेके। मतलब आर्म फोर्सेस के बेड़े में जितने भी ध्रुव हेलीकॉप्टर एल्युमिनियम रॉड्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है उसे शायद 1 से 1.5 साल के बाद और ना देखा जाए। फिलहाल दोस्तों ये जो एल्युमिनियम रॉड्स है इसके कारण ही कंट्रोल का इश्यू आ रहा था, और बताया जा रहा है कि नए रॉड्स के साथ ये जो मुश्किल है या फिर कहे तो ये जो प्रॉब्लम है ये संपूर्ण रूप से इतिहास बन जाएगा। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ अधिकारियों की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि हेलीकॉप्टरों में जो नए स्टील रॉड को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है ये असल में एल्युमिनियम रॉड के मुकाबले में और अधिक समय तक इस्तेमाल हो सकता है, मतलब ये अधिक लाइफ स्पैन के साथ है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नए रॉड के इस्तेमाल से हेलीकॉप्टर के सेफ्टी ही खाली इंश्योर नहीं होगा बल्कि ये हेलीकॉप्टरों को मेंटेनेंस करना भी आसान कर देगा। अब दोस्तों इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना अति आवश्यक इसीलिए बन गया था क्योंकि ध्रुव हेलीकॉप्टरों को केवल भारत के द्वारा ही बड़े मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बल्कि भारत इन हेलीकॉप्टरों को बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया है। अब हेलीकॉप्टरों के ऐसे इशू अगर सॉल्व नहीं होता तो भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ता, और आप लोगों को पता ही होगा कि कितने बड़े मात्रा में भारत की तरफ से हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर प्लान किया जा रहा है और अपने प्रयासों को चलाया जा रहा है। ऐसे प्रयासों के ऊपर ध्रुव हेलीकॉप्टरों के क्रैश एक बहुत बड़ा डेंट डाल सकता था, और दोस्तों लगातार इस क्रैश के खबर को हाईलाइट करते हुए कई सारे बड़े मीडिया हाउसेस के तरफ से भारत के डिफेंस इक्विपमेंटों को नीचा भी दिखाया जा रहा था, और ये प्रयास चलाया जा रहा था कि कैसे करके भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को रोका जाए या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट को नष्ट किया जा सके। अब दोस्तों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। इसका सिंपल मतलब ये है कि आने वाले समय में ऐसे मुश्किल और देखने को नहीं मिलेगा, और इन मीडिया हाउसेस की तरफ से जो प्रयास चलाया जा रहा था उसे भी ध्वस्त किया जा सकेगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि मीडिया हाउसेस की तरफ से इस तरीके से अपने प्रयास को रोका नहीं जाएगा बल्कि इनका प्रयास और बढ़ेगा, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नए कंट्रोल रॉड्स को लगाने के साथ साथ भारत प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, और ये जो मीडिया हाउसेस का प्लान है ये ध्वस्त हुआ है तो ये प्रोपेगेंडा और बढ़ाएंगे।